हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खुशबू पांडे और मैं आज आप लोगों को पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन का पार्ट 3 यानी जापान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगी। आज हमारे जापान के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इससे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कोई भी देश हो, उसकी एक अपनी ही राजनीतिक व्यवस्था होती है, यानी उसका एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है। तो आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा कि किसी भी देश में एक क्या होता है, एम्परर होता है। एम्परर मीन्स वहां पे कोई राजा होता है। और यहाँ जो जापान का राजा है वो कोइटो नामक, जो क्या कर रहा है, कोइटो नामक एक जगह है, देखिए दिया हुआ है कोइटो। ये कोइटो नामक जगह से वो राज कर रहा है, ठीक है। वहीं से अपने देश की शासन व्यवस्था को, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को चला रहा है। कुछ समय की बात क्या होती है कि ये जो एम्परर है, यहाँ पर इसका जो जगह है वो, यहाँ पे लोग हैं सोगुन्स। ये सोगुन्स लोग ले लेते हैं। और ये जो सोगुन्स है वो यहाँ पर मिलिट्री लीडर्स हैं जो पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं जापान को, ठीक है। और इसमें जो लाइन है उसी से मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। Who is in theory ruled the name of the emperor from 1603 to 1867. Members of the Tokugawa family held the position of shogun. जो ये सोगुन वर्ड आया है, ये लोग हमारे टोकुगावा फैमिली से आए हैं और ये यहाँ पे रूल कर रहे हैं 1603 से लेकर 1867 यानी 1867 तक ये जापान में रूल कर रहे हैं। ये हमारी चीजों को आगे, अपने सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये यहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद है कि जो ये हम लोग की कंट्री है, द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू ओवर 250 डोमिनेट्स अंडर द रूल ऑफ लॉर्ड कॉल्ड डायनेमो। यहाँ पे जो सोगुन्स हैं वो जापान को 250 डोमिनेंस में बांट के रखा है। और जब किसी भी क्षेत्र को बांटा जाता है तो वहां पे मान लीजिए कि राजा की जरूरत है, तो अलग जब 250 स्टेट में डोमिनेंस में बांट के रखा है तो वहां पर उन पार्ट्स को, बटे हुए पार्ट्स पे कंट्रोल करने के लिए राजा आवश्यक है। और यहाँ पर जो राजा है, जिसको यहाँ पे लॉर्ड कहा गया है, और यहाँ पर जो लॉर्ड है वो शब्द हमारे उसके लिए आया है, राजा के लिए आया है, जिसको यहाँ पे डायनेमो कहते हैं। डायनेमो एक जापानीज लैंग्वेज है और ये यहाँ पर इनका जो कैपिटल है उसका नाम है ईडो। तो जो डायनेमो है यानी जो लॉर्ड यहाँ पे कहेगा, जो यहाँ पे डायनेमो कहेंगे, वही यहाँ पर राज चलेगा, ठीक है। और जो ईडो है वो मॉडर्न टोक्यो फॉर यहाँ देखिए दिया हुआ है कि मॉडर्न टोक्यो दिया है कि मॉडर्न टोक्यो पीरियड्स वुड नॉट पोज ऑफ थ्रीट, ही ऑल्सो कंट्रोल द मेजर सिटी एंड माइंस। और क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, मेजर सिटीज और माइंस वगैरह पर अपना नियंत्रण रखते हैं। आगे दिया है द समुराई, द वॉरियर क्लास। यहाँ पे समुराई लोग हैं जिनको हम हेल्दी कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, जिनको हम वॉरियर क्लास कह सकते हैं भी कहा जाता है। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं और जो है यहाँ पर सोगुन में डायनेमो की सेवा कर रहे हैं। यहीं पे यानी अपना वो वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से जो चीजें हैं ये थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन द लेट 16th सेंचुरी थ्री चेंजेस लीड टू द पैटर्न फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। 16 सेंचुरी के बाद यहाँ क्या हुआ, टोकुगावा फैमिली ने 3 चीजों को यहाँ पर कुछ नियम लाए हैं, पॉलिटिकल सिस्टम उनका कैसा होगा, इन सभी चीजों को समझाने के लिए। पहला क्या है, उनकी पहली जो है वो क्या बता रहे हैं, और यहाँ पर 3 चीज समझाई गई है। जो पहला है इन लोगों का कि जो यहाँ पे समुराइज लोग हैं, वही लोग, यहाँ पे जो लेबर क्लास है वो हथियार नहीं उठा सकते, सिर्फ समुराइज पर्सन है वही लोग यहाँ पर
उन्हीं के पास औजार रखने का अधिकार होगा। दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि दूसरी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि कि इसमें देश में जिसके वजह से क्या होगी, शांति व्यवस्था वगैरह बनी रहेगी। दूसरा है कि जो डायनेमो है यानी जो राजा है, लॉर्ड है जिसको हम कह रहे हैं, वो क्या कर सकता है, वो अपने क्षेत्र की राजधानी में रहने के लिए आदेश दिए गए हैं और उन्हें काफी हद तक ये स्वीकृति प्रदान की गई है कि वो किसी भी क्षेत्र में अपने रह सकते हैं। और जो थर्ड है वो है लैंड सर्वे आइडेंटिफाइड। देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है ये लाइन, लैंड सर्वे यहाँ पे दिया हुआ है, लैंड सर्वे आइडेंटिफाइड ओनर द टैक्स फ्री एंड ग्रेडेड लैंड प्रोडक्टिविटी टू इंश्योर अ स्टेबल रेवेन्यू बेस। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इनकी तीसरी चीज है पॉलिटिकल सिस्टम की, वो थी जितने भी मालिक और करदाता का निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण किया जाए और उसी के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया जाए और इन सब का मिला जुला कर जो रेवेन्यू होगा, जो इनका राजस्व होगा, उसको ये स्थायी आधार बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे की टॉपिक को क्लियर करते हैं। आगे जो दिया है हम लोगों का वो है कि जिसमें कुछ चीजें और है कि जो डायनेमोज है, डायनेमो कैपिटल बिगम बिगर सो दे मीट 17th सेंचुरी। यहाँ पर क्या हुआ कि मध्य 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में जो एडो हैं उनका दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया। और इसके अलावा और भी जैसे जनसंख्या ज्यादा होती गई तो दो और ऐसे स्टेट थे जिसको हम कह सकते हैं, जो नाम दिया है हमारे बुक्स में, ओसाका एंड क्योतो। यहाँ पर भी बड़ी मात्रा में जनसंख्या पाई गई और लगभग यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 50,000 से भी अधिक थी। दूसरा, इसमें इस चीजों को एक यूरोपियन देश के साथ बहुत मतलब बड़ी जनसंख्या है यहाँ पर। और यहाँ कुछ चीजें और भी यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम में बताई गई है। यहाँ पर लोगों को व्यापार के साथ साथ व्यापार और व्यापारी दोनों को सुविधा प्रदान की गई है। और दूसरा चीजें यहाँ पर ये प्रदान किया गया है कि लोगों को पढ़ने की सुविधा दी गई है। यहाँ पर ऐसा हाल था कि लोग एक बाउल के नूडल्स के, जो हमारी बाउल्स की नूडल्स होती है, उसकी कीमत पर एक किताब खरीद लेते थे या उसको पढ़ने लिखने के लिए वो किराए पे ला लेते थे। इससे पता चलता था, ये जो हम लोग का एग्जाम्पल दिया है बाउल्स ऑफ नूडल्स, यहाँ ये बताता है कि किस तरह जो चीजें हैं पढ़ाई की लेकर या पुस्तक जो खरीदने की बात हो रही है कि एक बाउल्स की कीमत पर एक पुस्तक मिल जाती थी। यहाँ इस एग्जाम्पल के जरिए ये समझाया जा रहा है कि ये समझा रहा है कि उस स्तर पर कितनी ज्यादा मात्रा में छपाई होती थी, जो वहां पर छपाई स्तर इतनी ज्यादा थी कि लोग वहां पर बुक्स वगैरह खरीद पाते थे या रेंट पर लेकर पढ़ पाते थे। क्लियर? आगे की चीजें को क्लियर करते हैं हम लोग। ये चीजें अब हम लोगों को समझनी है कि भाई और क्या चीजें हैं इसमें जो लोगों को प्रदान होनी चाहिए। और इसमें क्या समझाया जा रहा है कि जापान सबसे अमीर देश समझा जाता है। जापान वॉज कंसिडर्ड रिच। यहाँ जापान को सबसे अमीर देश समझा जाता था क्योंकि यहाँ क्या होता था, बिकॉज इट लग्जरी गुड सिल्क फ्रॉम चाइना एंड टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया। यहाँ पर रेशम, चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी वस्तु का आयात करता था या आयात होता था। और इसके बदले में क्या था, इन आयातों के लिए देखिए दिया है कि पेइंग फॉर दिस इंपोर्ट विथ गोल्ड एंड सिल्वर स्टेन द इकोनॉमी एंड लीड द टोकुगावा टू पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ प्रीसियस मेटल्स। यानी ये बताया जा रहा है कि इन आयातों के लिए चांदी और सोने की कीमत अदा करने से अर्थव्यवस्था पर भार जरूर पड़ा, परंतु जिसकी वजह से तोकुगावा ने कीमती धातुओं, जो हमारे मेटल्स है, उसके निर्यात पर रोक लगा दी। और क्या चीज समझाया जा रहा है कि जब उसके निर्यात पर रोक लगा दिया गया तो वहां पर प्रॉब्लम्स क्या हुई कि द सिल्क फ्रॉम, यहाँ पे जो चीजें दी हैं, द सिल्क फ्रॉम निसिन केम टू बी नोन एज द
बेस्ट इन द वर्ल्ड। और यहाँ निसिजन में रेशम उद्योग के विकास के लिए भी एक कदम उठाया गया और यहाँ मुद्रा वगैरह का भी इस्तेमाल और चावल के शेयर बाजार का निर्माण, अन्य जैसे चीजों का भी यहाँ पर डेवलपमेंट किया गया है। उसके बाद साथ ये चीजों के साथ साथ यहाँ हम लोगों के दिया हुआ है कि सोशल एंड इक्वल चेंजेस सच एज द स्टडी ऑफ एंशिएंट जापानीज लिटरेचर, यानी सामाजिक और बौद्धिक बदलाव में के मिसाल के लिए, एग्जाम्पल के लिए, प्राचीन जापानी साहित्य के अध्ययन ने लोगों को यह सवाल समझाने के लिए यह मजबूर किया कि जापान पर चीन का प्रभाव किस हद तक है और क्या यह जो कहाँ चीजें हैं किस हद तक है। और एक बात और भी रखी कि जापानी होने का सार चीन के संपर्क में आने से बहुत पहले की बात। यह जितनी भी कहानी हम लोगों को पौराणिक कथाओं में देखी जाती है, सुनाई जाती है, ये सब एक कह सकते हैं कि कहानी है। और इन द्वीपों को किसी सम्राट ने नहीं बल्कि राजा ने बनाया और भगवान ने बनाया, और वहां पर भगवान द्वारा बनाई हुई किसी चीजों पे लोगों का यहाँ पर राज रहा। उस समय उस राज्य के जो कह सकते हैं जो सम्राट थे वो किसकी उपासना करते थे? डिसेंट ऑफ द सन गॉडेस। वो जो राजा है यहाँ एम्परर वाज अ डिसेंट ऑफ द सन गॉडेस। यहाँ पर जो सम्राट है वो सूर्य देवी के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजों को समझाया गया है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको हमारी टॉपिक एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम नहीं होती हो तो प्लीज इसके चैनल को कमेंट करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।